ना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहा हूँ, और कितना रिजल्ट आएगा, क्या होगा, ये भविष्य बताएगा। फिलहाल अभी मैं पद यात्रा कर रहा हूँ। धन्यवाद। कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि वैष्णवी जिस तरीके से इस एज में काम कर रही है। अपने बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं चाहता हूँ कि आप भी बताइए कि आपके बारे में लोग आपके चैनल को क्या करें, क्योंकि आपका चैनल, आप हार्ड वर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो आप अपनी ऑडियंस को क्या बोलती हैं कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें कि ना करें? आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप पर्यावरण को हमेशा बचाएं, रक्षा करें उनकी, क्योंकि आजकल प्रदूषण के कारण बहुत ज़्यादा पर्यावरण को दिक्कत हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथियों, मेरा नाम वैष्णवी है। आप देख रहे हैं हम सब तक न्यूज़। हमारे साथ आशुतोष पांडे जी बैठे हैं, जो 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि इन्हें नालंदा कैसा लगा और ये पदयात्रा क्यों शुरू की है। थैंक यू सो मच। पहले तो हम सब तक के जितने भी हमारे यूजर्स हैं उनको, और सबसे पहले तो मैं वैष्णवी आपका, क्योंकि आप इतनी छोटी हैं और रिपोर्टिंग कर रही हैं कॉन्फिडेंट होकर, और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सवाल कर रही हैं, और जिस एज में बच्चे कहीं ना कहीं आज घूमते हैं उस एज में आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये मेरे लिए स्पेशली। और जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो इनके लिए क्लैपिंग करिएगा। और दूसरी चीज़, ये पदयात्रा क्यों करी एक अच्छा सवाल था। पदयात्रा शुरू क्यों की गई, इसके पीछे की वजह क्या है? जिस तरीके से आज हम क्लाइमेट को, जिस इन्वायरमेंट को ख़त्म करते जा रहे हैं, अगर इसी स्पीड से हम ख़त्म करते चले गए तो आने वाले समय में पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा। इसकी बहुत बड़ी वजह रही है दिल्ली। मैं दिल्ली में रह रहा था, दिल्ली में रहते हुए मैं नौकरी करते करते जब बड़ा हो रहा था, तो एक चीज़ समझ में आ रहा था कि मुझे भारतवर्ष में सिर्फ रहना नहीं है, मुझे भारतवर्ष के लिए कुछ करना है। अब भारतवर्ष के लिए कुछ करने के लिए ऐसा कुछ किया जाए जो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। मुझे लगता है कि पैंडेमिक के बाद जो सबसे बड़ा अगर सोशल एक्टिविटीज़ की तरह कोई काम किया जा सकता था, वो किया जा सकता है कैसे लोगों को पर्यावरण के प्रति बचाया जाए, कैसे कल्चर के लिए बचाया जाए, और किस तरह से जो ऑक्सीजन आने वाले समय में पानी की तरह बिकने वाला है उसको लेके अभी लोगों को समझाया जाए, ताकि कल लोग मरे नहीं। क्योंकि 75% लोग गांव के अंदर रहते हैं और उनकी परिस्थिति बहुत विपरीत है। अगर इस तरीके से पर्यावरण को प्रति हम नष्ट करते रहे तो आने वाले समय में पानी की तरह ऑक्सीजन पैक करके बेची जाएगी। जो बेच रहा होगा वो तो जिंदा रहेगा, जो खरीद रहा होगा मर जाएगा। उसको लेकर मैंने 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा सोचा, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा भारतवर्ष है, उसमें अगर आप 21 राज्यों में जा रहे हैं तो 10,000 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ रहा है। तो उसको लेके फिर मन में विचार आया कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, यूथ को कैसे अवेयर किया जा सकता है। मुझे लगा कि पदयात्रा करता रहूँगा तो लोगों से कनेक्ट होता रहूँगा। 1000 स्कूल के अंदर जाऊँगा, सेमिनार वहाँ पर अभी मैं जाता हूँ। 1000 अभी मैं चल रहा हूँ, लगभग मैं 1800 किलोमीटर चल चुका हूँ। 4 दिसंबर 2022 को मेरी यात्रा शुरू हुई अयोध्या से, पहुँचा मथुरा, मथुरा से फिर मैं पहुँचा अपना इलाहाबाद, इलाहाबाद से काशी, और वहाँ से बक्सर होते हुए पटना आया। पटना के बाद फिलहाल नालंदा यूनिवर्सिटी पहुँचा हूँ। आपका सवाल था कि नालंदा मुझे कैसा लगा, क्योंकि ये आपका इतिहास रहा है, और यहाँ पे बख्तियार खिलजी आया और आके इसको पूरा नष्ट कर दिया। यहाँ की जितनी भी हमारी धरोहर थी, जो भी हमारी बुकें थी, वो सब चीज़ें खत्म हो गई। आज नालंदा को मैंने जब करीब से देखा, अपनी खुली आंखों से देखा, तो बड़ा दुख हुआ कि ये हमारा इतिहास हुआ करता था। और इसी चीज़ को सोचते हुए मैं कल्पना करता हूँ कि आज जब आप नालंदा यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं और आपको दुख हो रहा है, इसी प्रकार से आने वाले 100 साल के बाद अगर कोई पीपल का पेड़ ढूंढता हुआ जाएगा और देखेगा ये तो पीपल का पेड़ 100 साल पहले ऐसे हुआ करता था। ठीक है, जिस तरीके से आज हम पेड़ काट रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, पीपल का पेड़ लगाने से डरते हैं क्योंकि भैया वो जमीनें ज़्यादा ले लेगा, ज़्यादा घेराव कर लेगा, तो आज हमें डर लगता है। लेकिन हम 100 साल बाद कल्पना करें कि हम जैसे आज इसको देख रहे हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हम ऐसी धरोहर अपनी जो है, जो हमारे पेड़ हैं, उनको भी ढूंढते हुए हम फिरेंगे। तो उस वक्त में जो यूथ होगा, उस समय का जो यूथ होगा, वो यूथ कहीं ना कहीं जो है परेशान होगा और देखेगा, चिंतित होगा। मुझे लगता है कि आज जो मैंने देखा है वो बहुत, एक तो तकलीफ भरा था क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसा भी हुआ, और एक ये भी एक बहुत खुश भी हूँ कि मैं चलते हुए, संघर्ष करते हुए आया और आज मैंने अपने इतिहास को बहुत करीब से देखा है। और दूसरी चीज़, मैं पहले बहुत मन से इस इंटरव्यू को दे रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ आज वंशिका जी बैठी हुई हैं, वंशिका जी, वैष्णवी बैठी हुई हैं। और वैष्णवी के साथ मेरा इंटरव्यू ऐसा फर्स्ट टाइम मेरे करियर में हो रहा है कि मेरे से बहुत छोटी, बहुत ही छोटी और बच्ची है जो आज कहीं ना कहीं मेरा इंटरव्यू मेरे मुंह पे माइक लगा के रखी है। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन था। ये शाम बहुत अच्छी होने वाली है। फिलहाल आप
अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में पता चले लोगों को। आपका नाम क्या है और आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? मेरा नाम वैष्णवी है, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा क्या हूँ। बात है। तो इसके बाद अगर आपको कोई सवाल हो। आपका दूसरा सवाल है आशुतोष जी कि आप युवाओं को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप तो मेरे लिए इंस्पायर करने वाली चीज है। आप जिस तरीके से सवाल कर रही हैं और जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रही हैं, मुझे लगता है कि युवाओं से आपको सीखना चाहिए। और इनके जैसे युवा अगर आज समाज का नेतृत्व करेंगे, माइक लगाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य बहुत सुंदर हो सकता है। और युवाओं को बस इतना बोलूंगा, चल छैया छैया पे मत नाचो, ठीक है। आप भी ऐसे काम करो जिसको देख के लोग इंस्पायर हो, क्योंकि सिर्फ चल छैया छैया पे नाचने से काम नहीं चलेगा। आज हमारा 55% का जो यूथ पोटेंशियल है वो दिन भर सोशल मीडिया पे नाच रहा है, उसको पता ही नहीं है कि भारत जैसे आजाद देश में रह रहा है, इसलिए नाच पा रहा है, वो जीवित है तो नाच पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इनसे वैष्णवी से सीखना चाहिए कि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों से सीखे, सिर्फ सोशल मीडिया पे नाचे नहीं। आप ऐसे बच्चे जब निकलते हैं और मुंह पे माइक लगाते हैं, मुझे लगता है भारत का भविष्य बदलेगा और एक बहुत सुनहरा भविष्य देखने के लिए मिलने वाला भारत को। क्योंकि आज का जो 5 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, वो सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछ रहा है भारत के भविष्य को बदलने के लिए। तो मुझे लगता है कि वैष्णवी आप तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है सभी के लिए, क्योंकि आपको देख के अगर ये नहीं सीख रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये सीख भी नहीं पाएंगे। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप शिक्षित हो जाओ, क्योंकि जिस दिन आप शिक्षित हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, उस दिन आप सवाल करोगे। जैसे ही आप सवाल करना शुरू करोगे, वैसे ही भारत का भविष्य अपने आप से बदलना शुरू हो जाएगा। आपका तीसरा सवाल है आशुतोष जी कि आजकल युवाओं में जातिवाद की बातें कुछ ज़्यादा ही चल रही है, आपके इस बारे में क्या विचार है? मुझे लगता है कि कास्टिज्म को बेटा सबसे पीछे रखना चाहिए, क्योंकि भारत में आज जो जरूरत है वो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करने की जरूरत है। हम 75 साल 100 साल से और 200 साल से सिर्फ एक ही चीज की लड़ाई लड़ते आए और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने उसका परिणाम देखा। 200 साल पहले भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई जो हमें गुलाम कर गई, उसके पीछे एक का सिर्फ इतना रीजन था कि उस वक्त भी लोग कास्टिज्म की लड़ाई लड़ा करते थे। और जब आज हम 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहां पर भी हम कहीं ना कहीं आज कास्टिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें इनसे निकलना पड़ेगा, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी और इससे निकल के कहीं ना कहीं समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। हम जब एक पेड़ लगाते हैं, जब मैं एक पेड़ लगाता हूँ, वृक्ष लगाता हूँ, तब मैं ये नहीं कहता कि तुम हिंदू हो तो 5 किलो ऑक्सीजन लेना, आप मुस्लिम हो तो 3 किलो लेना, ईसाई हो तो 5 किलो लेना और सिख हो तो 10 किलो लेना। ऐसा कुछ बोलता नहीं। मैं एक पेड़ लगाता हूँ, सबको बराबर की ऑक्सीजन। सूर्य जब अब निकलता है सुबह, तो वो थोड़ी कहता है कि तुम हिंदू हो तो मेरी रोशनी ज्यादा लेना, मुस्लिम हो तो कम लेना, ऐसा तो कहता नहीं। इसका मतलब है गॉड ने जो भी बनाया वो इक्वालिटी के लेवल पे बनाया, तो नीचे आया तो पार्शलिटी क्यों आ गई, उसको बांट क्यों दिया गया? उसके पीछे की रीजन इतना थे, कुछ बुद्धिजीवी जो लोग हैं या फिर कहीं ना कहीं जो आज समाज के जो रक्षक थे, उन्होंने अपने हिसाब से एक पैरामीटर बनाया कि समाज को ऐसा और इस पैरामीटर पे लेके जाया जाए। लेकिन आज के जो पढ़े लिखे जो हमारा समाज है, उस पढ़े लिखे समाज में एक बहुत बड़ी मूर्खता ये है कि वो सिर्फ उस चीज को लेके दंगा फसाद करना चाहते हैं। और हमारे इतिहास में कुछ ऐसा हुआ कि उस इतिहास ने हमें कहीं ना कहीं तोड़ा। जैसे अभी अब बात करें का बख्तियार खिलजी की, मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। बख्तियार खिलजी का अगर इतिहास पढ़ा जाए तो उसमें एक पता चलता है नालंदा को उसने खत्म कर दिया। अब नालंदा को जब खत्म कर दिया, जो नालंदा से प्यार करने वाले लोग हैं, जो इस धर्म के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आहत है। और जो आहत है तो वो आहत आज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भरी पड़ी है। उस चीज को लेकर हमेशा एक लड़ाई झगड़ा चलता रहा, क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। तो मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है उससे भी थोड़ा सा निकलो, क्योंकि ग्रेवेंस पैदा करने से कुछ नहीं हो सकता। ग्रेवेंस पैदा करने से समाज सिर्फ और सिर्फ खत्म होता है। आपको इनसे बचना पड़ेगा और अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बिहाव पर अच्छा बना सकते हैं, पारिवारिक लेवल अच्छा कर सकते हैं, समाज के स्तर पर अच्छा बन सकते हैं। आप ग्रेवेंस कम करेंगे, प्यार से भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है। मुझे लगता है ग्रेवेंस कम करना चाहिए। अच्छा आशुतोष जी, इसके बाद आप नालंदा के बाद ये कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? मैं बिहार की बात करूँ तो इसके बाद तो फिर मैं निकलूंगा कल राजगीर। राजगीर के बाद मैं निकल जाऊंगा अपना दशरथ मांझी जो पर्वत था जिसको काटा है उन्होंने, उसको देखने जाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं बौद्ध गया निकल जाऊंगा, जहाँ पे भगवान बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसी रास्ते फिर मैं निकल जाऊंगा रांची। रांची से फिर मैं निकल जाऊंगा छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ से फिर उड़ीसा, फिर वहाँ से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, फिर लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। इसके दौरान मैं 10,000 वृक्षारोपण करूँगा और 10 लाख वृक्षों को लगवाने के लिए 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से, वहाँ के पर्यावरण मंत्री से और हर स्कूल के जो हमारे टीचर्स हैं उनसे मिलते हुए सभी बच्चों को संकल्प दिलाते हुए मैं इस कार्यक्रम को लगभग पूरा करूँगा 2024 में। और उसके बाद का जो रहेगा वो सिर्फ मेरा जीवन जो है पर्यावरण के प्रति समर्पित रहेगा। और एक लाइन रहेगी जाती जाती जो इन सभी के लिए रहेगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहा हूँ और कितना रिजल्ट आएगा क्या होगा ये भविष्य बताएगा। फिलहाल अभी मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। धन्यवाद। कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि वैष्णवी जिस तरीके से इस एज में काम कर रही है, अपने बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं चाहता हूँ कि आप भी बताइए कि आपके बारे में लोग आपके चैनल को क्या करें, क्योंकि आपका चैनल आप हार्डवर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो आप अपनी ऑडियंस को क्या बोलती हैं कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें कि ना करें? आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप पर्यावरण को हमेशा बचाएं, रक्षा करें उनकी, क्योंकि आजकल प्रदूषण के कारण बहुत ज़्यादा पर्यावरण को दिक्कत हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।